चैंपियंस, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, जो मैंने आपके लिए बोला था कि एसएससी जीडी के तहत जीओएटी सीरीज के लिए बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूंगा। तो आज वाली इस वीडियो में मैं मैथ के यानी गणित के आपको 10 ऐसे सवाल करवाने वाला हूं जो आपके पेपर में सेम एज इट इज आने वाले हैं। और आप सभी की जो डिमांड है ना, सर जी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करवाइए, वो आज शाम को 7 बजे आपको मिल रहे होंगे, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, लेकिन वो भी वही क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो आपके पेपर में आएंगे। तो इस वीडियो को देखो, इसमें हम 10 सवाल वो करेंगे जो आपकी पेपर की जान बनने वाले हैं। और 100% देखिए यहां पर लिख रहा हूं, 100% आपके पेपर में दिखने वाले हैं। जो हमें पहले से जानते हैं उनको पता होगा कि हम किस तरीके के क्वेश्चंस करवा रहे होते हैं, क्या वो रियल में पेपर में आ रहे होते हैं। और अगर जिनको नहीं पता उनको अब पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 17% की छूट देते हुए 498 में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या होगा? हो सकता है कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी सेम क्वेश्चन आएगा। भाई सेम क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब क्या है कि मैं ये बोल रहा हूं कि यही क्वेश्चन पेपर में आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि 498 की जगह 498 ही लिख के देगा। ये रकम चेंज हो सकती है, लेकिन ये क्वेश्चंस की टाइप चेंज नहीं होगी। ऐसा ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई? जिसको समझ में आ गई, अब सॉल्यूशन देखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोला इसने? सॉरी, क्या बोला इसने कि एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 17% की छूट देते हुए 498 रुपए में बेचता है। तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य उसका क्या हो गया, 100 हो गया, क्योंकि प्रतिशत की बात की गई तो 100 हम मान लेते हैं, आप सभी को पता है। उसके बाद क्या कर रहा है, 17% की छूट दे रहा है। तो 100 पे 17% की छूट मतलब 17 की छूट, तो इसका मतलब बेच कितने में रहा है, 83% में वो इसको बेच रहा है। लेकिन यहां पर बता भी दिया गया है कि 17% की छूट देने के बाद वो कितने में बेच रहा है, 498 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब क्या है कि 83% का मान आपको दे दिया गया है और वो कितना दे दिया गया है, 498 रुपए आपको दे दिया गया है। जब आपको यह पता है कि इतने में बेच रहा है, क्या अंकित मूल्य नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 83% बराबर ये हो गया, एक बराबर क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। और हमें 100% का मान निकालना है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, गुना में 100 हो जाएगा। एक तो यही तरीका है, इसको आप यहीं पे सोल्व करो, आपका अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन हमें अंकित मूल्य निकालने से क्या मतलब है, इसको यहीं पे और अच्छी तरीके से थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर ही निकल जाएगा। आगे देखो क्या बोला है कि उसने कोई छूट नहीं दी होती। उसने कोई छूट नहीं दी होती, इसका मतलब क्या है कि अंकित मूल्य पर भी बेचा होता। अंकित मूल्य जो अपना ये निकल रहा है ना, इतने में ही बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो क्या होता, उसको 25% का लाभ होता, मतलब 100 की वस्तु 125 में उसने बेची है, ऐसा होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो अब क्या है कि अंकित मूल्य पर बेचा होता। इसका मतलब ये हम सोल्व करेंगे, यहां पर हमारा अंकित मूल्य आएगा, तो उसको अब मैं करवा ही देता हूं, यहीं पे सोल्व करवा देते हैं। चलो इसको करेंगे तो कितने बजे आएगा, ये 6 से कट जाएगा, कितना आ गया, 600 आ गया आपका अंकित मूल्य। 600 रुपए आपका क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया। अब क्या बोला, इसमें बेचा तो 25% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये किसका मान है, 125 का। 125 का मान कितना है, 600 रुपए। अब सर जी 125 का मान क्यों कर दिया, जिसको नहीं पता, वैसे तो मैंने बेसिक क्लासेस में बता रखा है, लेकिन जिनको नहीं पता बता देता हूं। क्योंकि लाभ होता है 100 में प्लस करके लिखते हैं, हानि होती है 100 में माइनस करके हम लिखते हैं। तो 125 बराबर ये हो गया, 1% बराबर क्या हो जाएगा, इसके बटे में 125। मान किसका निकालना है, क्रय मूल्य का, जो कि क्या होता है 100%। अब क्या होगा, 100% का मान निकाल दो, गुना में 100। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, इसको काटोगे 120 पे कट गया, और 120 चौके कितना हो गया, 480 रुपए हो जाएगा। और आपका आंसर क्या हो गया, 480 हो गया।
ठीक है, आपको यहां पर भी सोल्व कर सकते थे, ये इतना करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती, क्योंकि जो आपको पता चल गया कि ये 100% का मान है। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या आ गया, अंकित मूल्य है। वो किसके बराबर है, 125 के। तो 125 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, 1/125, और मान किसका निकालना है, 100 का, तो गुना में 100 यहीं पे हो जाएगा। देखिए इसको काट दो, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, इसको काटो 20 से, 20 छिके 120, और 120 चौके क्या हो गया, 120 चौका अभी जो हुआ था यहां पर 480, यहां पर भी 100 हो गया। इसको थोड़ी स्मार्ट अप्रोच बोल देते हैं, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सिंपली भी बता दिया, यहां से कैसे सोल्व होगा ये भी बता दिया। स्टार लगा के लिख लेना, ये क्वेश्चन पेपर की जान बनने वाला है। ठीक है, आपका भाई बता रहा है, आपको आएगा, जरूर आएगा पेपर में। समझ में आ गया कैसे किया। जिसको ये कुछ स्टूडेंट को सिर्फ 1% कहां पर डाउट हो सकता है, उस डाउट को क्लियर कर देता हूं कि सर जी आपने यहां पर अंकित मूल्य को भी 100% मान लिया और क्रय मूल्य को भी 100% मान लिया। यहां पर और कुछ नहीं था, यहां पर अंकित मूल्य और छूट देने के बाद विक्रय मूल्य था, तब इसको हमने 100% माना था, क्योंकि इसका मान निकालना था। फिर यहां पर हमारे पास इसका मान पता चल गया था कि ये है वो 125% के बराबर है, तो क्रय मूल्य क्या था वो हमें निकालना था, तो अब हमने 100% का मान निकाला। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गया। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, 100% आएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करवाने वाला जो पेपर में नहीं आएगा, आएगा। देखो क्या है कि एक कंपनी की आय प्रतिवर्ष 30% बढ़ जाती है। यदि वर्ष 2018 में इसकी आय इतने रुपए थी, तो 2016 में आय कितनी थी आपको बताना है। यानी पहले की पूछी गई है कि पहले आय कितनी थी, और अभी की बता दी गई है कि 2018 में इतनी है, और हर साल क्या हो रहा है, 30% बढ़ रही है। बढ़ रही है मतलब ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है कि 2016 में कम रही होगी, फिर 2017 में बढ़ी, फिर 2018 में बढ़ी, और 2018 में बढ़कर कितनी हो गई, इतनी हो गई है। क्या यही तो बोला है, बस सिंपल ही है। इसको सोल्व कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। हमें 2016 की नहीं पता, तो मान लेते हैं कि 2016 में एक्स आय रही होगी। उसके बाद क्या किया कि अगली साल 30% बढ़ गई, 30% बढ़ गई, इसका मतलब क्या हो गया, 130 बढ़ रही है, 100 में प्लस करके लिखेंगे। प्रतिशत जहां पर दिख जाए, अगर बढ़ने की बात हो, वृद्धि होने की बात हो, लाभ होने की बात हो, प्रॉफिट की बात हो, तो जोड़ते हैं। हानि की बात हो, कम की बात हो, कमी हो रही है उसकी बात हो, तो 100 में से माइनस करके लिखते हैं। 130% हटाने के लिए बटे में क्या कर देंगे, 100। ये क्या होगी 2017 में। फिर 2018 में कितनी और बढ़ी, 30% और बढ़ी, फिर कर देंगे यहां पर 2 साल की, क्योंकि 2016 में इतनी थी, 2017 में इतनी हुई, 2018 में इतनी हुई, और इतनी होने के बाद कितनी हो गई, ये दिया गया है 709830, इतनी आपकी हो चुकी है। अब इसको सोल्व करते हैं, बस कुछ नहीं करना, सोल्व करना है। सोल्व कर दीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो गई, और कुछ कैंसिल नहीं हुआ, तो इधर आपका x बच गया, उधर कितना है 709830 है। 100 नीचे है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इधर क्या है 13 है, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर है, बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो नीचे चले जाएंगे। बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करना है, आंसर निकल जाएगा। चलो करते हैं कैलकुलेट। इसको 13 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 5 बच गया, 13 चौके 52, 7 बच गया, 13 छिके 78, 30, ये कट गया 13 से। फिर इसको दोबारा से 13 से काटेंगे तो 13 चौके 52, 2, 13 दूनी 26 और 30। अब यहां से 42, 30 ये है और 2 जीरो ये है, तो इसके आगे 2 जीरो और लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 42 के आगे 5 जीरो जिसमें है वो आपका आंसर हो गया, और ये किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैंपियन सॉल्यूशन निकल गया, सॉल्यूशन निकल गया, पेपर में आएगा, कर देना। पेपर में एग्जामिनर इसको दूसरी तरीके से कैसे घुमा देता है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको 2016 में दे देगा कि 2016 में आय इतनी थी, हर साल इतनी बढ़ रही है, तो 2018 में कितनी हो गई ये आपसे पूछ लेगा। इसमें बाद में दी हुई थी कि बाद में बढ़ने के बाद कितनी होगी, वो दिया हुआ था, और पहले कितनी थी वो आपसे पूछा था। लेकिन एग्जामिनर उल्टा भी कर सकता है कि स्टार्टिंग में दे देगा कि स्टार्टिंग में इतनी थी और इतने साल इंक्रीज हो रही है, हर साल इतनी बढ़ रही है, अब कितनी हो जाएगी। तो उस समय हमें क्या करना है, उस समय इधर x लिख लेंगे,
इधर क्या लिख लेंगे, इसके स्थान पर x, और जो यहां पर रकम दी हुई होगी उसको इधर रख लेंगे। बस काटना है, x का मान निकल जाएगा। सिर्फ इतना डिफरेंस है, बात समझ गए, और कोई डिफरेंस नहीं है। स्टार्टिंग वाली दे देगा तो यहां पर लिख देंगे, लास्ट वाली दे देगा तो इधर लिख देंगे, क्योंकि कमी होगी या जो आपकी बढ़ोतरी होगी वो स्टार्टिंग वाली में ही तो होगी, क्योंकि हर साल बढ़ रही है या कमी हो रही है तो इसमें। तो बात समझ में आ गया। मैंने बोला पेपर में आएगा तो यहां पर बदलकर बढ़ रही है या कम हो रही है ये बोल सकता है, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। पेपर में आएगा तब कैसे सोल्व करना है, तो लिख लेना कि 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको दिखाई देने वाला है, ये मैंने बोला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सबसे सिंपल है, आगे 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं उसमें सबसे सिंपल है, लेकिन ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, और मिक्सचर से क्वेश्चन आता है तो सिंपल भी आता है और थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल भी कर जाता है। तो पहले एक सिंपल बता देता हूं और एक लैंग्वेज का खेल होता है वो भी आपको बता देता हूं। पहला देखिए क्या है, ये क्वेश्चन आएगा मिश्रण से कि 30% अम्ल वाले विलियन में 15 लीटर में कितने लीटर शुद्ध अम्ल है। मतलब बोल दिया गया कि 15 लीटर का मिश्रण है हमारे पास। विलियन का मतलब होता है मिश्रण या मिक्सचर, जो भी आपको बोल दे, कि विलियन बोल दे, मिश्रण बोल दे, मिक्सचर बोल दे, कि ये है कितने का है, 15 लीटर का है, और उसमें बोला है कि अम्ल कितना है, 30%। तब आंसर नहीं निकाल सकते? अरे बिल्कुल सिंपल है कि 15 का 30% कितना होगा, 15 का 30% कितना होगा, ये निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया, 15 × 45/10 कितना हो जाएगा, 4.5 लीटर हो जाएगा आपका, 4.5 लीटर, ऑप्शन नंबर सेम है। तो इस तरीके से सबसे इजी क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, पेपर में आता है। पेपर में आता है, ऐसे नहीं बता रहा कि सर जी इजी बता रहे हो। अरे भाई पेपर 3 तरीके से बनता है, 3 बार बता दिया, इजी, मॉडरेट और हार्ड। और हार्ड वाले में सिर्फ क्या होती है, लैंग्वेज का खेल होता है, और इसमें लैंग्वेज कैसे आएगी मैं आपको आगे बता दूंगा। देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है ना, ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, दिख रहा होगा आपको, जिसको आप सरलीकरण भी बोलते हो, सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अगर पिछले एग्जाम की बात करें तो हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे सेम एज इट इज, और अभी क्या है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसका मतलब ये बन जाता है भाई 4 नंबर का। तो 4 नंबर के क्वेश्चंस को अभी सोल्व करा दूं और समझ में नहीं आए तो दिक्कत हो जाएगी, 4 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए कल सुबह 7 बजे इसकी एक स्पेशल क्लास करवाऊंगा, जो एक ये क्वेश्चन से नहीं, ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आपके आएंगे उनको मैं सोल्व करवा रहा हूं। इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करके बदल कर कैसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। सुबह 7 बजे वीडियो मिल जाएगी, सरलीकरण, और इस टाइप का थंबनेल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सर जी आपने अभी बोला था 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक नहीं करवाया, नो नहीं, ये 11 क्वेश्चन थे, तो इसलिए इसको मैंने रखा था कि ताकि आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे आई क्लास, उसको देख लेना, कितना इंपॉर्टेंट है 4 नंबर का। ठीक है, थंबनेल पे मैं लिख भी दूंगा कि 4 नंबर का है, ताकि आपको पता चल जाए कि वही की क्लास है ये। तो सुबह 7 बजे जरूर देख लेना इसको, इसका सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। और जिसको सॉल्यूशन आता है भाई कमेंट करके बता देना, वो तो चैंपियन बन चुका है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जिसको इसका सॉल्यूशन आता है, पहले मैंने करवाया हुआ भी है, ठीक है। तो जिसको आता है कमेंट करके जरूर बता देना। कोई नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी पेपर की जान बनने वाला है। ये है आपका सिर्फ सबसे इजी क्वेश्चन, सिर्फ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज को समझ लेगा सॉल्यूशन कर देगा पेपर में, कि यदि लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात इतना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने लागत मूल्य नहीं पढ़ा होता, उन्होंने क्रय मूल्य पढ़ा होता है, विक्रय मूल्य पढ़ा होता है, अंकित मूल्य पढ़ा होता है, लागत मूल्य नहीं पता। लागत मूल्य का मतलब ही होता है क्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य पर हमने वस्तु को खरीदा है या उस वस्तु को हम घर पे लेके आए हैं, तो उसमें जो जितनी भी लागत लगी है, ठीक है, उसको लाने का खर्च भी उसमें ऐड हो चुका है, तो उसको लागत मूल्य बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अब पता चल गया ना लागत मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो इसका मतलब है कि लागत मूल्य जितने रुपए में हमने वस्तु हमारे घर पे पड़ी है या दुकान पे पड़ी है, तो वो हो जाएगा। साथ में क्या है, विक्रय मूल्य,
जिसको सेलिंग प्राइस बोला जाता है, यानी जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा गया है, इन दोनों का अनुपात दिया गया है और वो अनुपात कितना है 5:7। देखो क्वेश्चंस, लाभ हानि का भी हो गया, अनुपात समानुपात का भी हो गया, दो चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चंस आपके लिए बना देता है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जब आपको पता है कि भाई 5 रुपए मेरे लगे, उधर मुझे 7 रुपए मिल गए, तो इसका मतलब कितने रुपए ज्यादा मिल गए, 2 रुपए ज्यादा मिल गए। ज्यादा मिल गए मतलब क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 2 रुपए का लाभ हुआ, कितने पे, क्रय मूल्य पे होता है लाभ, यानी जिस मूल्य पर हमने वस्तु को खरीदा होता है उस पे लाभ होता है। तो वो कितना है 5 है, तो बटे में 5 लिखेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए गुना में 100 कर देंगे, इसको काटेंगे 20 पे और 20 गुना 2 क्या हो गया 40 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप सभी, 3 वर्ष पहले राम और श्याम की औसत उम्र 20 वर्ष थी। ये आयु से रीजनिंग में भी पूछ सकता है आपसे, मैथ में भी पूछ सकता है, और मैथ में ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस एसएससी जीडी की अगर हम बात करें तो। और ये पूछा गया क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं, इसको देखो क्या है। दो तरीके से बताऊंगा, जो स्टूडेंट बेसिक से सोल्व करते हैं उनको बेसिक से बता दूंगा कि ऐसे सोल्व करने ना, जो हमारी ट्रिक से यूज करते हैं उसको हमारी ट्रिक से बता दूंगा। कि 3 वर्ष पहले राम और श्याम की औसत आयु 20 वर्ष थी। जब सैयद उनके पास आया तो औसत उम्र 25 वर्ष हो गई। अब देखो क्या कर रहा है, ठीक है, कि राम और श्याम की औसत उम्र 20 वर्ष थी। बिल्कुल सिंपल है, कोई ट्रिक नहीं, कोई नहीं, बस थोड़ा दिमाग लगाओ आंसर निकलेगा। बिना पेन के निकाल सकते हो इसको, तो ट्रिक की यूज भी नहीं करना। बिल्कुल सिंपल है कि कितने है कि 20 वर्ष थी औसत आयु राम और श्याम की, यानी दो लोग हैं और उनकी कितनी थी 20 वर्ष औसत आयु थी, मतलब दोनों की मिलाकर कितनी थी 40 वर्ष उनकी आयु थी। लेकिन बात करें कब है, 3 वर्ष पहले की बात की जा रही है। 3 वर्ष पहले की बात की जा रही है, तो अभी की बात करें तो 3 साल राम की भी बढ़ चुकी है और 3 वर्ष किसकी, श्याम की भी बढ़ चुकी है। दोनों की मिला ले तो 6 वर्ष इंक्रीज हो चुकी है, यानी वर्तमान में उन दोनों की कितनी है 46 वर्ष उनकी आयु है दोनों। ये पता चल गया। अब क्या हुआ कि जब सैयद को उनके साथ आ गया, अब है वो सैयद भी उनके साथ आ गया है, तो औसत उम्र 25 वर्ष हो गई। यानी अब कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए, औसत कितनी हो गई 25, यानी कितनी हो गई है 75 हो गई है, 75 वर्ष हो गई है तीनों की। अगर इन तीनों की में से दोनों की घटा दें तो जो हमारे नए आए हैं सैयद भाई, उनकी आयु हमें पता चल जाएगी। और वर्तमान आयु के बारे में ही पूछा है, तो ये भी वर्तमान है वो भी वर्तमान है। तो क्या करते हैं 75 में से 46 माइनस कर देते हैं, कितना बच गया 29 वर्ष। आपका यहां पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। इसको बिना पेन के कैसे सोल्व कर सकते हो आपको मैं बताता हूं कि 20 वर्ष थी यानी 40 साल हो गई, 3 साल पहले की है तो दोनों की 3 बढ़ गई यानी 6 साल बढ़ गई है। अभी वर्तमान में कितनी है 46 है। उसके बाद 3 की क्या है 25 है, तो कितनी होगी 75। अगर 3 की में से 2 की घटा दे तो हमारी किसकी बच जाएगी, जो तीसरा आया है नया सैयद उसकी बच जाएगी। तो 75 में से अपनी 46 माइनस कर दे, 29 आंसर आ जाएगा। बिना पेन के आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। इसको बोलते हैं स्पीड, और पेपर में आपकी स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से उसको यूज करना है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये वाला है। अब जिसको लग रहा था ना सर जी मिक्सचर का आपने बेसिक बता दिया कि बेसिक आएगा तब आएगा, अब थोड़ा एडवांस भी बता दो। ये देखो आपको नहीं लग रहा होगा कि ये मिश्रण का क्वेश्चन हो सकता है। देखिए यहां पर कंक्रीट की बात की गई है कि कंक्रीट में बजरी के 9 भाग, रेत के 2 भाग और चूने के 6 भाग सम्मिलित है। इसका मतलब है कि कंक्रीट बनाया गया है ना, जो डाला जाता है अपने फर्श में डालते हैं, छत पे डाला जाता है, उसमें क्या बोला कि भाई आपकी बजरी है, रेत है और चूना है। तो तीनों को मिला दिया गया, तो मिलाते ही क्या बन जाता है मिश्रण, मिक्सचर बन जाता है ना, मिश्रण बन जाता है। तो वही है, ठीक है, तो वही है, लिक्विड है तो उसको विलयन भी बोल देते हैं। तो ये क्या बन गया मिश्रण बन गया। तो मिश्रण का क्वेश्चन बन गया, समझ गए ना।
तो ऐसा क्वेश्चन आता है, लगता नहीं है कि मिश्रण का है किसका है, पता चल गया। अब बोला है कि कंक्रीट के 9 भाग हैं, रेत के 2 भाग हैं और चूने के इतने भाग हैं। तो 136 किलोग्राम कंक्रीट में रेत और बजरी की मात्रा में कितना अंतर है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए कंक्रीट में कौन कौन सी चीज है। एक तो है आपकी बजरी, दूसरी क्या है आपकी रेत, और तीसरी क्या है आपका चूना। ठीक है, ये चूना लगाने वाला नहीं है, ये चूना दूसरा है, ठीक है, जिससे घर बनाए जाते हैं वो वाला चूना है। तो ये है। अब इसका क्या है, बजरी के 9 भाग है, यानी बजरी का 9 भाग है, रेत का कितना है 2 भाग है, और चूने का कितना भाग है 6 भाग है। ठीक है, और टोटल जोड़ ले, 9 और 2 11 और 6 कितना हो गया 17। 17 का मान दिया हुआ है इतना है। ये जो आपका अनुपात बन गया कि 9 भाग ये, 2 भाग ये, 6 भाग ये, तो कितना हो गया 17। 17 बराबर टोटल कितना दिया हुआ है 136, यानी 17 का मान कितना दिया हुआ है 136। एक का मान निकालेंगे, इसके बटे में 17 कर लेंगे, तो कितने पे जाएगा 8 पे, 7 8 56, 8 5 13, ठीक है 8 पे चला गया, यानी एक अनुपात का मान कितना आ गया आपका यहाँ पे 8 आ। अब आपसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि रेत और बजरी की मात्रा में कितना अंतर है। तो रेत कौन सा है, बजरी ये है, बजरी और रेत की मात्रा में अंतर निकालो, कितने का हो गया 7 का। जब एक अनुपात का मान आपका 8 है तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 56 kg हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर बन जाएगा आप सभी का। समझ में आ गया कैसे करना है। तो ये मिश्रण वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी से आपके लिए बन गया, अनुपात का भी यूज करके हमने सिंपली इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके पेपर की आन बान और शान बनने वाला है। यह है काम और समय से, और आप सभी जानते हो कि टाइम एंड वर्क से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। तो देखिए कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको यहां पर हम देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो लिख लेते हैं भाई, ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, ए कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, और 2 ही है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा 16 गुना 15 ही हो जाएगा, 150 और 90, 150 90 240 हो गया। ठीक है, इधर से कितना आ गया, ये आ जाएगा 15, इधर से कितना आ गया 16 आ गया। ये इनकी क्षमता आ गई है, काम करने की कैपेसिटी आ चुकी है, और ये क्या आ चुका है टोटल वर्क आ गया है, यानी कुल कार्य आपका आ चुका है। जब ये चीजें निकल जाती हैं आगे क्वेश्चन जो बोला है वही हमें सोल्व करना है। आगे देखिए क्या है कि ए द्वारा 4 दिन काम करने के बाद बाकी काम पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने अकेले कितने दिन काम किया 4 दिन, और ए एक दिन में कितना काम करता है 15। एक दिन में 15 काम करता है तो 4 दिन में वो कितना काम कर रहा होगा 60 काम। तो उसने 60 काम इसमें से कर दिया, इसका मतलब कितना काम बच गया 180 काम बच गया। उसके बाद बी भी शामिल हो गया, अब यानी बी भी उसके साथ आ गया है। तो अब दोनों मिलकर काम करेंगे, और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में 31। 15 और 16 कितना हो गया 31 हो गया। अब काम है 180 का और उसको 31 के हिसाब से करना है, तो कितना दिन का समय लगेगा ये आपको बताना है। तो इसको करते हैं, कितने बजाएगा 5 और 15 155। उसके बाद कितना बच गया यहां पर आपका, यहां पर कितना बच गया भाई ये देखिए। ठीक है, 180 काम है, इसको 5 से अगर हम भाग करें तो कितना आ जाएगा 5 और 5 दिए 15, 155 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 155 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 180 में से 155 यहां से माइनस किया तो इधर से बचा आपका 5। ठीक है, इधर से बचा कितना 2। ठीक है, 25/31, तो 5 सही 25/31 क्या हो जाएगा आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। तो ये किसमें है, यहां पर 5 सही 25/31 होगा। ठीक है,
ये यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 23 की जगह हर जगह 25 था ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अगर मान लो 23 होता तब कितना होता यहां पर, अगर हम बात करें तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 और 100 और यहां पर 8 7 178, 178 होता तब होता, ठीक है। 178 नहीं होगा, 180 ही है, क्योंकि 4 दिन काम कर रहा है, 15 चौके 60, यही है, ठीक है। शायद उसने ऐसे कर दिया होगा 16 चौके 64, तो उससे भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो यही है, टेंशन मत लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। बस सॉल्यूशन समझो कि कैसे सॉल्यूशन हुआ है, उसको समझो, क्या हमने सोल्व किया वो हमारा बिल्कुल सही है, उस बात को समझो, आंसर अपने आप निकल जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, टाइम एंड वर्क का। देखिए मैंने क्या बताया था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस ये तो है आगे से सोल्व करने वाला, पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था, पीछे से सोल्व करने वाला। तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं और दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिए हैं। अब मत बोलना कि सर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस आया और हम सोल्व नहीं कर पाए, क्योंकि सेम एज इट इज सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको बिना पेन के यूज के कर सकते हो, सिर्फ लैंग्वेज का ही है, और ये भी टाइम एंड वर्क का है, इस टाइप का मैंने पिछली क्लास में भी करवाया था। क्यों? क्योंकि ये पेपर में आता है और 100% आपके पेपर में ये भी आएगा। तो इसलिए देखो क्या है कि 6 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। 6 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। देखिए बिना पेन के ही बस यहां पर लिख रहा हूं आपको बताने के लिए। आगे क्या है कि उन्होंने काम करना शुरू किया और 5 दिन के बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ के चले गए। तो इसका मतलब क्या था कि 14 दिन में जो काम होना था उसमें से 5 दिन का काम हो चुका है, 9 दिन का काम हमारा अभी भी बचा हुआ है। कितने दिन का काम बचा हुआ है? 9 दिन का काम बचा हुआ है। लेकिन 9 दिन में 6 आदमी करते, लेकिन 3 आदमी क्या है जो काम को छोड़कर चले गए। अब बच गए कितने? 3 आदमी बच गए। तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब सिंपली बताओ कि अगर 6 आदमी इस काम को 9 दिन में करते, अब आदमी 3 हो गए हैं, आधे हो गए हैं, तो समय क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। क्या हो गया कि काम करने वाले लोग आधे हो गए तो समय क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो इसको 2 से गुना कर दो, कितने दिन का समय लगेगा? 18 दिन का समय लगेगा। तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? 18 दिन का। अगर वो लोग होते 9 दिन में हो जाता। आधे चले गए, आधे बच गए हैं, तो आधे आदमी दुगना समय लेंगे, तो 18 दिन का समय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई? तो दोस्तों ये वो क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, जो आपके पेपर में आएंगे। अब शाम को 7 बजे आपके लिए मैं आपको लेके आ रहा हूं 50 क्वेश्चंस, सेम वो क्वेश्चंस जो आपके पेपर की जान बनने वाले हैं, मैथ के क्वेश्चंस। तो उसको देखना मत भूलना, वो एक मैराथन क्लास होने वाली है आप सभी के लिए। ठीक है, क्या होने वाली है? मैराथन क्लास होने वाली है, जिसमें 50 शानदार क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास।